हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन एक्टिवेटर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 8th का साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फसल हम कैसे उगाते हैं, कैसे उसको स्टोर किया जाता है, क्या प्रोसीजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। बाकी अदर जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। जो फूड हम लेते हैं वो हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन से फूड जो है ब्रेक होता है एंड वी गेट एनर्जी। तो इस तरह से हम सभी को खाने की रिक्वायरमेंट होती है अपने बॉडी प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो बहुत ज़्यादा है, बढ़ भी रही है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फूड की, कि कैसे उसको प्रोड्यूस करना है हाई स्केल पे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये सब मैनेजमेंट कैसे करना है। 10,000 BC में पीपल जो है वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मीन्स दे वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दे डू नॉट ग्रो क्रॉप्स. They eat raw fruits or vegetables and hunt animals and eat flesh or meat. Later on they started cultivation. तो जब एक ही टाइप के प्लांट्स को हम बहुत बड़े एरिया पे ग्रो करते हैं, that is called a crop. When plants of same kind are grown on a large scale, it is called a crop. तो क्रॉप में हमारे सभी तरह के खाद्यान्स आ जाते हैं, लाइक सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो इंडिया के कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में कुछ डिफरेंट है। फिर भी मोटे तौर पर हम फसलों को जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो समर सीज़न की क्रॉप्स हैं। इनका टाइम पीरियड जो है जनरली जून टू सितंबर होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप आर पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा। और राबी क्रॉप्स जो हैं इनका सीज़न जो है वो सर्दी का है। दे आर ग्रोन एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द विंटर पीरियड। दे आर जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल्स इसके हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। लिनसीड इज़ अलसी। इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स में सर्दी में जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। नाउ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़। जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जिनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो पूरा जो प्रोसीजर है सॉइल को प्रिपेयर करने से लेकर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज तक का, उसमें कई अराउंड 6 to 7 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जो आपके लिस्टेड हैं। यू कैन सी फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, एडिंग मैन्योर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब हम इनको 1 by 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स लूजनिंग ऑफ सॉइल, वाटरिंग इफ इट इज़ मच ड्रायर एंड एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, जो सॉइल होती है वो एकदम ड्राई और रफ़ होती है और उसकी जो लेयर है वो टाइट हो जाती है। तो उसको हमें लूज़ करना होता है ताकि उसके अंदर जो है एयर एंड वाटर जो है वो इजीली पेनिट्रेट कर सके और जो
क्रॉप हम ग्रो करेंगे उसको वाटर एंड एयर जो है वो इजीली मिल सके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग और प्लगिंग। इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें जो है प्लग एंड हो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। अर्थवॉर्म जो है उसको फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि वो सॉइल को जो है वो फर्दर लूजन करता है और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको वो डिकम्पोज करता है और सॉइल की जो है फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है। प्लगिंग हमारी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारी अर्थ का जो है वो टॉप मोस्ट लेयर के 5 सेंटीमीटर्स तक ही जो है सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ को। तो जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो नीचे चले गए हैं वो लूजनिंग से ऊपर आ जाते हैं और क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो बेटर हो जाता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग एंड फील्ड इज़ ऑल्सो लेवल्ड। लेवल्ड मीन्स कि उसमें थोड़ा सा ढलान इस तरह से बनाया जाता है कि इरिगेशन के टाइम पे पानी जो है पूरे फील्ड तक जा सके, दैट इज़ कॉल्ड लेवलिंग। एंड समटाइम्स मैन्योर इज़ ऑल्सो एडेड ताकि जो सॉइल है वो उसकी जो है फर्टिलिटी बढ़ जाए। इफ़ वी आर ग्रोइंग क्रॉप रेगुलरली फॉर 2-3 सीजन्स तो सॉइल की जो है फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, मिनरल्स डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो उस केस में हमें उसमें मैन्योर्स भी ऐड करने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं प्लग क्या होता है। प्लग जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको फार्मर्स टिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, ये मोस्टली वुडन का ही होता था, बट नाउअडेज ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप called plug shear. You can see in the picture, it is the main part, plug shear. It is very sharp and this is the part which goes inside the earth and loosen it. बाकी आप देख सकते हैं हमारे कौन से पार्ट्स होते हैं प्लग के। एक प्लग शाफ्ट होती है जिसको जो है हम जोड़ते हैं बीम से। बीम इज़ द part which is carried by the animals. There is a handle at one end of the shaft also. जो bulls होते हैं वो उसको खींचते हैं और एक आदमी जो है वो पीछे खड़ा होता है for giving the direction. तो nowadays जो है आयरन के यूज़ होने लगे हैं प्लग्स, पहले जो है वुडन के ही होते थे मोस्टली। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट इसमें वो है हो। हो इज़ फावड़ा या खुरपी। ये बिल्कुल सिंपल टूल होता है जो कि मोस्टली जो है वो वीड्स को रिमूव करने के लिए, घास को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपने देखा होगा कभी कभी गार्डनर्स भी यूज़ करते हैं छोटे प्लेसेस के लिए। ये आपके इसकी पिक्चर शो की हुई है, यू कैन सी इट। इट हैज़ अ bent plate, a handle, grip, beam and rod. And nowadays cultivators are also used. Cultivators जो है वो ट्रैक्टर के पीछे लगे होते हैं, जो आप देख सकते हो बैक साइड पे जो लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं कल्टीवेटर्स। दे आर यूज्ड बाय ट्रैक्टर्स। तो इससे क्या होता है, लेबर भी सेव होती है एंड इट सेव्स टाइम ऑल्सो। इससे जो है प्लगिंग जल्दी हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है हमारा सोइंग द सीड्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गुड क्वालिटी सीड्स का सिलेक्शन करना होता है। इसका एक मेथड जो आपके बुक में गिवन है वो ये है कि वो पुट द सीड्स इन द वाटर एंड व्हाट वी सी आफ्टर सम टाइम सम सीड्स कम्स अप, दे आर डैमेज्ड सीड्स which become hollow from inside because of the any reason.
तो जो सीड्स अंदर से डैमेज हो चुके हैं, जो अंदर से ख़राब हो चुके हैं, वो हल्के हो जाते हैं और पानी में ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम हेल्दी गुड सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं डैमेज्ड सीड्स से, और उसके बाद हम उनको शो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी ग्रो करेंगी, जो बैड सीड्स हैं वो स्पेस ख़राब नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो ट्रेडिशनल टूल है वो होता है, उसमें एक फ़नल होती है ऊपर जिसमें से हम सीड्स डालते हैं और पाइप के थ्रू सीड्स जो है वो नीचे ज़मीन में चले जाते हैं। ये तो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ये आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। सीड्स जो है वो फ़नल में डाले जाते हैं और नीचे पाइप के थ्रू वो नीचे जाते हैं ज़मीन में। नेक्स्ट जो है हमारा, जो मॉडर्न टाइम पे जो यूज़ होता है, दैट इज़ सीड ड्रिल। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर का स्ट्रक्चर सेम है, ऊपर इसमें भी फ़नल होती है, लेकिन इसमें नीचे जो है पाइप्स की कई डिविजन्स होती है और इसके जो एंड्स हैं वो शार्प होते हैं, सो दैट इट कैन पेनिट्रेट डाउन ईजीली। इससे क्या होता है, सीड्स जो है वो मिट्टी में ज़्यादा नीचे तक ग्रो कर सकते हैं हम, जिससे कि ये मिट्टी से अच्छे से कवर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, बर्ड्स से जो डैमेज होती है वो उसको हम रोक सकते हैं और इससे हमारा टाइम एंड लेबर की भी सेविंग्स हो जाती है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम डायरेक्ट फील्ड में नहीं लगा सकते, उनको पहले नर्सरी में प्लांट किया जाता है, उसके बाद उसके जो छोटे पौधे उगते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांटलेट्स। दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैन्युअली। जैसे कि पैडी क्रॉप्स होती हैं, हमारी चावल की जो खेती होती है उसको हम इस तरह से करते हैं। तो जो हम बीज उगाते हैं उसमें जो है हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट तो ये कि वो एक सीरीज़ में हो, कोई एक पैटर्न हो। नेक्स्ट इज़ डिस्टेंस, उनके बीच में जो है वो प्रॉपर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए ताकि उनको सनलाइट इजीली मिल सके और न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए उनके बीच में जो है ज़्यादा कंपटीशन ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। अब क्या होता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स आर फॉर सेम पर्पस। ये दोनों जो है सेम पर्पस के लिए होते हैं, सॉइल को एनरिच करने के लिए, टू एनरिच द सॉइल विद मिनरल न्यूट्रिएंट्स। If the farmers grow crop after crop in the same field, the field is never left cultivated, then it becomes nutrient deficient. जब फार्मर्स बार बार एक ही लैंड पे क्रॉप्स उगाते रहते हैं, उसको बीच में खाली नहीं छोड़ते हैं या उस पर लेग्यूमिनस क्रॉप्स नहीं उगाते हैं, तो उसके जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और सॉइल बिकम्स वेरी पुअर। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करना इन बिटवीन द टू क्रॉप्स। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो है उनमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की टेंडेंसी होती है। दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। उनके जो रूट्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स होते हैं दैट हैव राइजोबियम बैक्टीरिया दैट कैन हेल्प टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। Now you can see the difference between fertilizers and manures. Fertilizers are inorganic salts, whereas manure are natural substances obtained from decomposition. Next is fertilizer is prepared in factories, while manure can be prepared in the fields itself. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Manures जो है वो soil को humus provide करते हैं। ह्यूमस से क्या होता है, सोयल में जो है गैप्स बने रहते हैं और उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है और साथ ही साथ एयर स्पेस भी अच्छा रहता है। मैन्योर्स से जो उनको ह्यूमस मिलता है उससे।
Now next is fertilizers are rich in plant nutrients. Manure is relatively less rich in plant nutrients. That is the only drawback of manure. इसमें जो है nutrients जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. तो ये इसमें हमारे एडवांटेजेस भी आ गए हैं मैन्योर के. मैन्योर जो है वो सॉइल की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, और उसको पोरस बनाता है. उसमें जो गैप्स होते हैं, एयर गैप्स होते हैं, उसको बढ़ाता है. और जो फार्मर फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनको वो इंक्रीज़ करता है एंड इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट स्टेप इज़ इरिगेशन. Irrigation means watering the crops. तो वाटरिंग के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं. वाटर जो है वो ज़रूरी होता है कोई भी क्रॉप के लिए, बिकॉज along with water minerals also absorbed by the plants. प्लांट्स में जो है नियरली 90% जो पार्ट होता है वो वाटर होता है, और वाटर ही एक मेथड होता है जिससे वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए ऑल्सो वाटर इज़ नेसेसरी, बिकॉज जर्मिनेशन टेक्स प्लेस अंडर ह्यूमिड कंडीशंस. इट कैन नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस. एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मिनरल्स ऑल्सो आर ट्रांसपोर्टेड टू plant different parts. Water also protect the plants from frost, means cold and hot air currents. Water जो है वो प्लांट को प्रिवेंट करता है ठंड और गर्मी दोनों से ही. तो इसलिए जो मॉइस्चर होता है सॉइल का उसको मेंटेन करने के लिए और क्रॉप की अच्छी ग्रोथ के लिए रेगुलर वाटरिंग इज़ मस्ट. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop. अब जो कितना पानी देना है, कब देना है, ये डिपेंड करता है अलग अलग क्रॉप्स पे, सॉइल के टाइप पे. कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो उनको हमें बहुत फ्रिक्वेंटली वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. और ड्राई सॉइल जहाँ पर है वहाँ पर हमें वाटरिंग जो है वो फ्रिक्वेंटली जल्दी करनी पड़ती है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सीज़न. समर सीज़न में वाटर की रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा रहती है कंपैरेटिव टू विंटर सीज़न. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. पुराने समय में हमारे पास इरिगेशन के बहुत ज़्यादा मेथड्स, सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे. उस टाइम पर नेचुरल सोर्सेज थे हमारे पास. मोस्टली जो है कुओं से ही पानी निकाला जाता था और इरिगेशन करा जाता था. या तो मैनुअली करा जाता था या फिर एनिमल्स की हेल्प लेते थे हम उसमें. ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. कैटल्स का यूज़ करते थे या ह्यूमन लेबर का यूज़ करते थे. उसके लिए आपके यहाँ पे 2-3 ये सिस्टम्स दिखाए हुए हैं. पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड रहट, ये सब आप देख सकते हो. मॉडर्न टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है और हम वाटर का जो है यूज़ करते हैं प्रिसाइजली. हम वाटर को ऐसे यूज़ करते हैं कि वो ज़्यादा वेस्ट ना हो. तो इसके लिए हमारे पास एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम है. स्प्रिंकलर में क्या होता है, ये जो आपका दिखाया हुआ है, पाइप से पानी जाता है और फिर वो फील्ड में जाके उसमें से शावर टाइप में थोड़ा थोड़ा पानी रोटेट करके चारों साइड में गिरता है. धीरे धीरे गिरता रहता है और प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. तो इससे हमारा जो है वाटर का वेस्टेज बहुत कम होता है. नेक्स्ट है हमारा ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम में भी पाइप चेन होती है. पाइप्स जाते हैं और पाइप्स जो हैं वो उनमें जो है होल्स कर दिए जाते हैं प्लांट्स के बिल्कुल नियर बाय, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी उनसे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो सॉइल में जाता रहता है और प्लांट रूट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अब जब कहीं भी कोई भी फसल उगती है तो उसके साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा
अनयूजफुल प्लांट्स भी उग जाते हैं, दे आर कॉल्ड वीड्स, एंड द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। वीड्स के रिमूवल के लिए हमारे पास एक तो मैनुअल मेथड होता है कि हम मैनुअली 1 बाय 1 उनको निकाल दें। ज़्यादा वीड्स होने से क्या होता है, क्रॉप्स और वीड्स के बीच में जो है कंपटीशन बढ़ जाता है। जो वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स जो है क्रॉप को मिलने चाहिए, उन्हें वीड्स ले लेते हैं, तो क्रॉप्स जो है वो कभी कभी डेफिशिट रह जाती हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती और वो हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं। कुछ जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी, तो इसलिए वीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है, एक तो मैनुअल मेथड है कि हम उनको रिमूव कर सकते हैं हैंड्स से। अगर वो कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम उनको मैनुअली रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ खुरपी और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक दराती, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो मेथड है, उनको हम केमिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जिनको अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो वीड्स जो है वो ग्रो नहीं करते, और इसका बेस्ट एग्जांपल है 2,4-D। इट इज़ द वीडिसाइड। वीडिसाइड आर द केमिकल्स दैट प्रिवेंट द growth of weeds. Weedicides are diluted with water to the extent required. जितना हमें चाहिए होता है उसको वाटर के साथ मिक्स करा जाता है और फिर उसको फील्ड में स्प्रे करा जाता है। फार्मर्स को जो है एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है while spraying the weedicides. It can affect the health of the farmers, so they should cover their nose and mouth with cloth before they start spraying of the chemicals. स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज कटिंग आफ्टर द क्रॉप इज मैच्योर एंड सेपरेटिंग द chaff फ्रॉम द ग्रेन्स। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हमारा फसल को हम काटते हैं और उसमें से ग्रेन्स अलग कर लेते हैं और भूस को अलग कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक मैनुअल मेथड, एज़ यूजुअल ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें हम सिक्कल का यूज़ करके दराती से हम फसल को जो है वो काट लेते हैं फ्रॉम नियर द ग्राउंड और फ्रॉम द रूट, और उसके बाद उसको जो है वो अलग कर लिया जाता है सीड्स एंड भूस को। और एक हमारे पास जो लेटेस्ट प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड थ्रैशिंग। इसमें जो है दोनों प्रोसेस जो है वो कंबाइन हो जाते हैं एक ही बारी में। हार्वेस्टिंग भी हो जाती है एंड थ्रैशिंग भी। वो फसल को कट भी करता है और साथ ही साथ उसको जो है वो सेपरेट भी कर देता है भूस से, तो इसको हम बोलते हैं थ्रैशिंग। इसके बाद जो है स्टोरेज। सेपरेशन के लिए एक हमारा मैनुअल मेथड है हमारे पास विनोइंग। विनोविंग में क्या होता है, हम एयर के आगे जो है उसको ऊपर से डालते हैं भूस और ग्रेन के मिक्सचर को, तो उससे क्या होता है वो वेट वाइज सेपरेट हो जाते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं, वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, और जो भूस है दैट इज़ लाइट इन वेट, वो उड़ के दूसरी तरफ चला जाता है। इंडिया में जो है बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करे जाते हैं फार्मर्स के द्वारा आफ्टर द क्रॉप इज़ रेडी टू हार्वेस्ट। नाउ इट्स नो नीड टू वरी एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट like Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Bihu. These all are harvest festivals. Next is storage. After all the processes are done and the crop is ready, crop grains are ready, now time to keep them safe. अगर हम उनकी स्टोरेज ठीक से नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं।
इंसेक्ट्स से, रैट्स से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से वो सब डिके हो सकते हैं। तो इसलिए जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करने से पहले उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको लो करा जाता है, उनको ड्राई करा जाता है। या तो हम सनलाइट में उनको कर सकते हैं या फिर उनको हम थोड़ी बहुत हीट से भी ड्राई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स वगैरह का उनके ऊपर जो है अटैक कम हो जाता है। फार्मर्स जो है वो स्टोर करते हैं जूट बैग्स में ग्रेन्स को, और या फिर मेटालिक बीन्स में, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं मेटल के जिसमें हम उनको स्टोर करते हैं। और उससे भी बहुत बड़े स्केल पर अगर स्टोरेज करना हो तो उसके लिए हमारे पास सीलोज टाइप स्ट्रक्चर होते हैं या फिर ग्रेनरीज होते हैं जिसमें हम उनको स्टोर करते हैं फ्रॉम द पेस्ट्स एंड रैट, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। जो छोटे स्केल पर जो स्टोरिंग होती है जैसे कि हम घर में करते हैं या फार्मर्स करते हैं, तो उसमें जो है हम ड्राइड नीम लीव्स का यूज़ करते हैं उनको पेस्ट से सेफ रखने के लिए। लेकिन जो लार्ज स्केल पे जो स्टोरेज होती है उसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही जैसे हमें प्लांट्स से फूड मिलता है, कुछ फूड्स जो हैं हमें एनिमल्स से भी मिलते हैं, लाइक फ़िश है एंड चिकन्स हैं, एग्स हैं। तो ये सब फूड्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं। और जैसे हम क्रॉप को जो है लार्ज एरिया पे कल्टीवेट करते हैं, ऐसे ही एनिमल्स को अगर हम लार्ज स्केल पे रियर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल। Please like, share and subscribe the channel for getting the regular updates of the videos. Thank you so much.